अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वडैज, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। और डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है ग्लोसरी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज की इस वीडियो के अंदर जो है हमने पॉलिटिकल साइंस से रेलिवेंट इंतहाई अहम 5 मुख्तलिफ जो टर्म्स हैं उनका चुनाव किया है। तो आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद नवाज वडैज, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। और ये स्टूडेंट्स, आपके लिए मैसेज है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, और जब वीडियो देख रहे होते हैं उसको लाइक भी किया करें, और साथ उसके इंपॉर्टेंट कमेंट्स जो हैं, अपना फीडबैक जो है वो भी लाजमी दिया करें। 5 इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, और देखते हैं कि विच इज़ द फर्स्ट वन टर्म ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अनार्की। अनार्की क्या है? स्टेट ऑफ डिसऑर्डर एंड absence ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी इज कॉल्ड अनार्की। अनार्की क्या है? स्टेट ऑफ डिसऑर्डर एंड absence ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। एक ऐसी हालत जिसमें डिसऑर्डर हो, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो बहुत ख़राब हो जाए, और ऐसे लग रहा हो कि यहाँ पे कोई कानून नहीं है, कानून लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी जो है वो जो है वो अपना काम करने में नाकाम हो रही हो, लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है मामलत को चला रखे हों। तो ऐसी सिचुएशन को जो है कहा जाएगा कि एक स्टेट ऑफ डिसऑर्डर या absence ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो या ये एहसास हो कि यहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं है, हर शख्स जो है वो अपनी अपनी ताकत के मुताबिक, अपनी अपनी सलाहियत के मुताबिक जो है वो मनमर्जी कर रहा हो। तो absence ऑफ लॉ, absence ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, absence सिचुएशन ऑफ डिसऑर्डर। तो ये जो कैफियत है, लाकानूनियत इसको कहा जा सकता है उर्दू ज़बान में। लाकानूनियत कि जब कानून नाम की कोई चीज़ ना हो, लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज़ हैं, जो अदारे हैं, वो अपने जो फ़राइज़ हैं वो सारा अंजाम देने में नाकाम हो रखे हों, और हर शख्स जो है वो अपनी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो ज़िंदगी गुजार रखा हो, जो उसके जी में आ रहा हो वो कर रखा हो। तो ऐसी जो सिचुएशन है डेट इज़ कॉल्ड अनार्की। लाकानूनियत जो है उर्दू ज़ुबान में इसके लिए बड़ा मुनासिब लफ्ज़ है। और अनार्की आल्सो मीन्स विदाउट रूल्स। जी, अनार्की का मतलब है विदाउट रूलर्स एंड विदाउट अथॉरिटी। एक ऐसा सिस्टम या एक ऐसा सोशल ऑर्डर जिसमें रूलर्स ना हो, हुक्मरान ना हो, और या कोई ऐसी अथॉरिटी, रूलिंग अथॉरिटी भी ना हो, और लॉ एंड ऑर्डर की भी सिचुएशन जो है वो ख़राब हो, यानी वहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस ना हो जिसके मुताबिक सोसाइटी को चलाया जाता हो, और ना ही कोई रूलिंग अथॉरिटी हो और ना ही कोई रूलर्स हों। तो ऐसी जो स्टेट है उसको जो है वो कहा जाएगा कि वहाँ पे अनार्की पाई जाती है, यानी वहाँ पे कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है और लाकानूनियत है। तो अनार्की जो है वो लाकानूनियत का दूसरा नाम है। जी, नेक्स्ट हमारे पास अनार्की के हवाले से ही है ईमा गोल्डमैन, द अमेरिकन द ग्रेट अमेरिकन अनार्किस्ट, डिफाइंड इट इन 1910। जो ईमा गोल्डमैन है, जो कि अमेरिकन अनार्किस्ट एक पॉलिटिकल फिलासफर हैं, और उन्होंने 1910 के अंदर जो है 1910 में जो है इसकी एक डेफिनेशन की थी। क्या थी? द फिलासफी ऑफ ए न्यू सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन लिबर्टी अनरिस्ट्रिक्टेड बाय मैन मेड लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई है कि ईमा गोल्डमैन क्या कहते हैं कि व्हाट इज़ अनार्की। अनार्की क्या है? द फिलासफी ऑफ ए न्यू सोशल ऑर्डर। तो अनार्की बेसिकली क्या है? एक सोशल ऑर्डर है, एक न्यू सोशल ऑर्डर है बेस्ड ऑन द लिबर्टी। ऐसी आज़ादी के ऊपर ये बेस करती है अनार्की जो है, अनरिस्ट्रिक्टेड बाय मैन मेड लॉज, यानी ऐसी आज़ादी जिसके ऊपर इंसान के बनाए हुए कवानीन की पाबंदी ना हो। अनरिस्ट्रिक्टेड जो है वो बाय मैन मेड लॉज, ऐसी आज़ादी जिसके ऊपर कोई पाबंदी ना हो, यानी इंसानों के बनाए हुए कवानीन की कोई पाबंदी ना हो। तो ऐसी हालत को जो है वो अनार्की का नाम देते हैं। और मज़ीद कहते हैं जी, अनार्किस्ट बिलीव डेट आल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, बी इट a liberal democracy or a socialist state, are based on violence and coercion. जो अनार्किस्ट हैं, दे बिलीव डैट ऑल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, बी इट ए लिबरल डेमोक्रेसी और ए सोशलिस्ट स्टेट, वो कहते हैं कि तमाम जो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, चाहे कोई लिबरल वेस्टर्न डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हो या कोई सोशलिस्ट स्टेट्स हो, आर बेस्ड ऑन वायलेंस एंड कोर्शन। तो वो वायलेंस के ऊपर जो है वो बेस करते हैं, या उनमें तशद्दुद होता है,
या उसमें जो है वो कोर्शन जबर पाया जाता है, तो वो इनके ऊपर जो है सिस्टम के ऊपर जो है ब्लेम करते हैं। टू सम इट अप, गवर्नमेंट इक्वल्स tyranny। तो वो कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है, ये जो वेस्टर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम है या जो लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम है या जो सोशलिस्ट स्टेट्स होती हैं, उसमें जो गवर्नमेंट है डेट इक्वल्स टिरनी, तो वो टिरनी जो है इस्तबदादियत जो है वो का दूसरा नाम है। तो गोया वो गवर्नमेंट को जो है वो एक नेगेटिव जो है वो इंस्टीट्यूशन सफर करते हैं जो अनार्किस्ट हैं, और एक ऐसा सोशल आर्डर चाहते हैं जिसमें कोई गवर्नमेंट भी ना हो, कोई मैन मेड लॉस भी ना हो। ऐसी हालत को जो है वो अनार्की का नाम देते हैं। तो गवर्नमेंट, रूलर्स या गवर्निंग अथॉरिटी और रूल्स एंड रेगुलेशन की अदम मौजूदगी जो है उसको जो है वो अनार्की का नाम जो है वो दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास दूसरी टर्म है जी डिप्लोमेसी। बहुत जनरल सी टर्म है डिप्लोमेसी। द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजिंग इंफॉर्मेशन रिलेशंस थ्रू नेगोशिएशंस एंड डायलॉग इज कॉल्ड डिप्लोमेसी। तो डिप्लोमेसी बेसिकली क्या है? डिप्लोमेसी बेसिकली है प्रैक्टिस ऑफ मैनेजिंग इंफॉर्मेशन रिलेशंस। तो दो सॉवरेन स्टेट्स के दरमियान या इंडिपेंडेंट स्टेट्स के दरमियान जो है जो डायलॉग होता है, नेगोशिएशंस होते हैं या इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन होती हैं, पॉलिटिकल जो है वो इंफॉर्मेशन हो सकती हैं, वो इकनॉमिक रिलेशन से मुतल्लक़ हो सकती हैं, या सोशल और कल्चरल रिलेशन से मुतल्लक़ हो सकती हैं, उनका तल्लुक़ पीस या वार से हो सकता है। तो वो जो उन चीज़ों को जो मैनेज किया जाता है, उस मैनेजमेंट को जो है डिप्लोमेसी कहा जाता है। तो डिप्लोमेसी क्या है? द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजिंग इंफॉर्मेशन रिलेशंस थ्रू नेगोशिएशंस एंड डायलॉग इज कॉल्ड डिप्लोमेसी। तो इंडिपेंडेंट और सॉवरेन स्टेट्स के दरमियान नेगोशिएशन के ज़रिए और डायलॉग के ज़रिए जो इंफॉर्मेशन रिलेशंस होते हैं उनको मैनेज करने का नाम जो है वो डिप्लोमेसी है। नेक्स्ट हमारे पास डिप्लोमेसी से ही रेलिवेंट एक और स्लाइड है। डिप्लोमेसी इज आर्ट, ये एक आर्ट है। डिप्लोमेसी इज साइंस, ये एक साइंस भी है। एंड मीन्स, और एक ज़रिया भी है, बाई विच नेशंस, ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स कंडक्ट देयर अफेयर्स। यानी डिप्लोमेसी एक ऐसा आर्ट है, एक ऐसी साइंस है या एक ऐसा ज़रिया है जिसके ज़रिए मुख्तलिफ नेशंस, स्टेट्स, ग्रुप्स या इंडिविजुअल्स अपने जो मामलात हैं उनको कंडक्ट करते हैं, अपने रिलेशंस को कंडक्ट करते हैं। उनके दरमियान जो कम्युनिकेशंस हो रही होती हैं, उनके दरमियान जो डायलॉग हो रहा होता है, उनके दरमियान वो डायलॉग जो है वो सोशल इश्यूज़ के ऊपर हो सकता है, वो कल्चरल इश्यूज़ के ऊपर हो सकता है, वो इकनॉमिक या पॉलिटिकल इश्यूज़ के ऊपर हो सकता है। तो उनको मैनेज करने का नाम जो है, यानी वो फ़न है या वो साइंस है जिसके ज़रिए रियासतें, कौमें या मुख्तलिफ ग्रोह और इंडिविजुअल्स अपने जो मामलात हैं उनको जो है डील करते हैं और अपने अपने इंटरेस्ट के मुताबिक जो है उस डायलॉग को जो है वो इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा अमल जो है या ऐसा तरीक़ेकार जो है उसको डिप्लोमेसी कहा जाता है, जिसके ज़रिए रियासतें अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करती हैं। टू सेफ गार्ड देयर इंटरेस्ट एंड प्रमोट देयर पॉलिटिकल, इकनॉमिक, कल्चरल एंड साइंटिफिक रिलेशंस। डिप्लोमेसी का जो बेसिक मकसद होता है वो ये है कि जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स होती हैं, जो सॉवरेन स्टेट्स होती हैं या मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं, उनके दरमियान जो पॉलिटिकल रिलेशनशिप है, इकनॉमिक रिलेशनशिप है, सोशल है या कल्चरल रिलेशनशिप है या उसका तल्लुक़ पीस के साथ है, तो उन रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए या उन इकनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल या साइंटिफिक जो रिलेशंस हैं या इंटरेस्ट हैं उनको सिक्योर करने के लिए जो है जैसे आपस में जो डायलॉग करती हैं या आपस में जिस तरीक़ेकार का इस्तेमाल करती हैं ताकि उनके जो इंटरेस्ट हैं वो महफूज हो सके, वो मेथड, वो आर्ट, वो साइंस या वो ज़रिया, वो मीन क्या कहलाएगा, उसको डिप्लोमेसी का नाम दिया जाएगा। वाइल मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशंस। तो डिप्लोमेसी के ज़रिए में स्टूडेंट्स की बात याद रखिएगा कि डिप्लोमेसी जो है दरअसल रियासतों के दरमियान मुख्तलिफ मामलात को, वो सोशल हो सकते हैं, वो कल्चरल पॉलिटिकल हो सकते हैं, इकनॉमिक हो सकते हैं, उन मामलात को पीसफुली जो है रिजॉल्व करने का तरीके का नाम है। तो डिप्लोमेसी एक ऐसा मेथड है, एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए रियासतें अपने बाहमी मसाइल को, बाहमी मामलात को, वो किसी भी शोबे से उनका तल्लुक़ हो सकता है, उनको पीसफुली डायलॉग के ज़रिए और कम्युनिकेशन के ज़रिए और नेगोशिएशंस के ज़रिए जो है वो तय करती हैं।
और नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। हमारे पास तीसरी टर्म है क्लेप्टोक्रेसी। क्लेप्टोक्रेसी क्या है जी? यहाँ पे ये दो टर्म्स हैं, साथ साथ चलेंगी। क्लेप्टोक्रेट पहला यहाँ पे है क्लेप्टोक्रेट। क्लेप्टोक्रेट मीन्स ए गवर्नमेंट ऑफिशियल हु इज ए थीफ आर ए एक्सप्लॉइटर। क्लेप्टोक्रेट क्या है? एक ऐसा गवर्नमेंट ऑफिशियल हु इज ए थीफ आर एक्सप्लॉइटर, जो कि चोर हो, जो कि एक्सप्लॉइटर हो, जो कि जो रियासती वसाइल हैं उनको लूटता हो, उनको जो है वो अपने ज़ाती मुकासद के लिए इस्तेमाल करता हो, या लोगों का अपनी ताकत इस्तेमाल करके लोगों का इस्तेसाल करता हो, लोगों की मजबूरियों से नजायज़ फ़ायदा उठाता हो, और करप्शन के ज़रिए, ब्राइबरी के ज़रिए जो है वो अपने वसाइल में, अपने ज़राए में इजाफा करता है। तो ऐसा शख्स जो है डेट इज़ कॉल्ड क्लेप्टोक्रेट। क्लेप्टोक्रेट एक ऐसा गवर्नमेंट ऑफिशियल है जो कि रियासती वसाइल को नजायज़ इस्तेमाल करता हो, रियासती वसाइल की चोरी करता हो, डकैती उसके ऊपर करता हो, ऐसे शख्स को क्लेप्टोक्रेट कहा जाता है। और इसी से जो है एक टर्म भी है क्लेप्टोक्रेसी। अब इसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। क्लेप्टोक्रेसी क्या है? क्लेप्टोक्रेसी मीन्स ए गवर्नमेंट कैरेक्टराइज्ड बाय करप्शन एंड द थेफ्ट ऑफ नेशनल रिसोर्सेज फॉर पर्सनल गेन। क्लेप्टोक्रेसी क्या है? क्लेप्टोक्रेसी मीन्स एक गवर्नमेंट, ऐसी गवर्नमेंट जो कि जिसकी जो नुमाया खसूसियत है वो करप्शन हो, वो ब्राइबरी हो, वो जो है वो रियासती वसाइल को मिस यूज़ करने का ज़रिया हो, एंड थेफ्ट ऑफ द नेशनल रिसोर्सेज, जो रियासत के जो वसाइल हैं, जो कौमी वसाइल हैं, उनको उनको करप्शन के ज़रिए जो है वो ज़ाती मफाद के लिए जो है इस्तेमाल करता हो, फॉर पर्सनल गेन। तो ऐसा सिस्टम जिसमें जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या गवर्नमेंट रूलर्स जो हैं वो रियासती वसाइल को, कौमी वसाइल को अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हों, या उन कौमी वसाइल को चोरी करते हों और उनको अपने ज़ाती ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हों, तो ऐसे सिस्टम को जो है क्लेप्टोक्रेसी कहा जाता है। क्लेप्टोक्रेसी नेक्स्ट इसमें देखें, क्लेप्टोक्रेसी इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द वर्स्ट एंड करप्ट पर्सनस आर इन पावर। एक ऐसा सिस्टम जिसमें करप्ट लोग जो हैं और जो बदतरीन लोग हैं वो किसी ना किसी तरीके से गवर्नमेंट हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। तो ऐसे सिस्टम को जो है क्लेप्टोक्रेसी कहा जाएगा। डी स्टूडेंट्स यहाँ ये भी बात याद रखिएगा, आखिरी लाइन पढ़ने फिर इसको मजीद मैं आपको डिटेल देता हूँ। इट इज़ आल्सो कॉल्ड थीवोक्रेसी। थीफ जो चोर से है, इसको थीवोक्रेसी भी कहा जाता है कि यानी ये चोरों की हुकूमत है। क्रेसी मीन्स गवर्नमेंट और थीवो मीन यानी चोर, चोरों की हुकूमत जो है, ऐसी हुकूमत जिसमें चोर जो लोग जो हैं जो कौमी वसाइल का ज़ाती इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करते हों, तो उन लोगों की जो हुकूमत है उसको थीवोक्रेसी कहा जाएगा या क्लेप्टोक्रेसी कहा जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्लेप्टोक्रेसी जो है बाकायदा कोई जो मुख्तलिफ जो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, जो रिकमेंडेड फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें डेमोक्रेसी है, मोनार्की है, अरिस्टोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो इसका कोई बाकायदा रेगुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। लेकिन जब भी मसलन फ़र्ज़ करें कि किसी मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी जो है वो आ गई है, जमहूरियत आ गई है, और उस सिस्टम के अंदर ऐसे लोग जो है बरसर इक़्तिदार आ गए हैं जो चोर कहला सकते हैं, जो कौमी वसाइल का नजायज़ इस्तेमाल करने वाले हों। अगर हुकूमत के ऊपर ऐसे लोग काबज़ हो गए हैं तो फिर वो जो डेमोक्रेसी है डेट विल बी कॉल्ड क्लेप्टोक्रेसी। तीसरा जो है, अगर डिक्टेटरशिप है या अगर मोनार्की है, तो अगर मोनार्की के अंदर जो है जो बादशाह है वो रियासती वसाइल को, कौमी वसाइल को ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल करे और कौमी वसाइल को चोरी करके अपने ज़ाती अकाउंट्स में जमा करना शुरू कर दे, तो फिर उसकी जो मोनार्की होगी उसको हम कहेंगे ये क्लेप्टोक्रेसी है। तो इस तरह जो है ये दरअसल किसी भी सिस्टम के अंदर जब इस तरह के लोग हुकूमत में शामिल हो जाते हैं, पावर में आ जाते हैं, जो बेसिकली रूल्स एंड लॉ के मुताबिक काम नहीं करते, वहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट नहीं होगी, और लोग जो है वो अपनी ताकत को इस्तेमाल करके कौमी वसाइल को चोरी करना शुरू कर देंगे, उनको लूटना शुरू कर देंगे, तो देन इट विल बी कॉल्ड क्लेप्टोक्रेसी। और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है ऑलिगार्की। ऑलिगार्की क्या जी? ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर इज कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ स्मॉल एलीट।
तो ये स्टूडेंट्स बेसिकली जो ऑलिगार्की है दैट इज द परवर्टेड फॉर्म ऑफ अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी जो है दैट्स द गवर्नमेंट ऑफ फ्यू नोबल पर्सनस। तो चंद माशरे के जो मुमताज़ अफराद होते हैं उनकी गवर्नमेंट को जो है अरिस्टोक्रेसी कहा जाता है। अगर वो जो लोग हैं जो फ्यू पर्सनस हैं जो नोबल पर्सनस कहलाते हैं, अगर वो रियासती मफाद के लिए काम करते हैं, अगर वो कौमी मफाद के लिए काम करते हैं, अवाम की बेहतरी के लिए काम करते हैं, तो फिर जो है डेट इज़ अरिस्टोक्रेसी। लेकिन अगर वो चंद अफराद जो हैं जब वो हुकूमत में शामिल हो जाते हैं और हुकूमत में शामिल होने के बाद वो अपने अख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हैं और कौमी मफादात की सियासत करने की बजाय, अवामी मफादात की सियासत करने की बजाय वो अपने ज़ाती मफादात की सियासत करना शुरू कर देते हैं, तो देन द अरिस्टोक्रेसी विल बी कॉल्ड ऑलिगार्की। तो फिर जो अरिस्टोक्रेसी है उसको ऑलिगार्की कहा जाएगा। अरिस्टोक्रेसी की डेफिनेशन क्या है? गवर्नमेंट ऑफ फ्यू नोबल पर्सनस। अब वो जो नोबल पर्सन है वो उस वक्त तक नोबल कहलाएंगे जब तक वो अपनी ज़ाती सलाहियतों को रियासत के और अवाम के मफाद के लिए इस्तेमाल करेंगे, वो रियासत के आइन और कानून के मुताबिक काम करेंगे। लेकिन अगर वो मन मर्जी करना शुरू कर देते हैं और वो अपनी ताकत को अपने ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो फिर जो अरिस्टोक्रेसी है वो तब्दील हो जाएगी, वो बिगड़ कर तब्दील हो जाएगी ऑलिगार्की के अंदर। ऑलिगार्की बाकायदा तौर पे कोई पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है, ये बेसिकली अरिस्टोक्रेसी की बिगड़ी हुई शक्ल है। अगर लोग आइन और कानून के मुताबिक ईमानदारी के साथ काम करते हैं, रियासती मफादात के मुताबिक काम करते हैं, अवाम की वेलफेयर के लिए काम करते हैं, तो फिर वो अरिस्टोक्रेसी कहलाएगी। अगर वही लोग जो हैं वो जो चंद लोगों की हुकूमत है, अगर वो ज़ाती मफादात की सियासत करने लगते हैं, देन इट विल बी कॉल्ड ऑलिगार्की। नेक्स्ट भी स्लाइड हमारे पास इसी से रेलिवेंट है। ऑलिगार्की इज ए कंसेप्चुअल फॉर्म ऑफ पावर स्ट्रक्चर इन विच पावर रेस्ट विद ए स्मॉल नंबर ऑफ पीपल। ऑलिगार्की क्या है? रूल ऑफ फ्यू पर्सनस, रूल ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ पर्सनस। तो बेसिकली अरिस्टोक्रेसी की भी यही डेफिनेशन है। तो चंद मखसूस लोगों की जो हुकूमत है जो अरिस्टोक्रेसी कहलाती है, जब वो अपने अख्तियारात से तजावज़ करती है और अपनी पावर को ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल करेगी, तो फिर उसको हम ऑलिगार्की कहेंगे। These peoples may not be distinguished by one or several characteristics such as nobility, fame, wealth, education, corporate, religion, political and military control। तो ये जो फ्यू नोबल पर्सनस हैं जिनकी हुकूमत होगी, तो वो जो उनको जो वो जो नोबेलिटी है, उनको जो माशरे के अंदर बड़ा बावकार और मुअज़्ज़ज़ मुकाम हासिल हुआ है, वो मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद के ऊपर हो सकता है। वो हो सकता है कि उनकी फेम बहुत अच्छी हो, वो दौलतमंद हों, एजुकेशन के अंदर उनका बड़ा काम हो, या वो ज़राअत के अंदर बड़े मशहूर हो, मजहबी हवाले से उनका बड़ा नाम हो, वो पॉलिटिशियन जो हैं वो अच्छे हों, या मिलिट्री के अंदर उन्होंने कुछ सर्विस की हो जिस वजह से उनको माशरे के अंदर बड़ी इज्जत और एहतराम हासिल हो जाए, तो उस वजह से जो है वो लोग जो है वो हुकूमत में शामिल हो जाते हैं। अगर वो रियासत के आइन और कानून के मुताबिक अवाम की फ़लाह बहबूद के लिए काम करेंगे, तो फिर वो अरिस्टोक्रेसी कहलाएगा या उनको नोबल पर्सन ही कहा जाएगा। लेकिन अगर वो ज़ाती मफादात को तरजीह देने लगते हैं और कौमी मफादात को, नेशनल इंटरेस्ट को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, तो फिर वो जो अरिस्टोक्रेसी है वो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू ऑलिगार्की। जी नेक्स्ट हमारे पास है ऑलिगार्की से मुतल्लिक है एरिस्टोटल pioneered the use of term as meaning the rule of rich। रूल ऑफ रिच यानी वो जो नोबल पर्सन है, रूल ऑफ फ्यू पर्सनस, वो उनको वो जो नोबल का जो स्टेटस हासिल हुआ है वो उनको अमीर होने की वजह से, दौलतमंद होने की वजह से हासिल होता है। तो बाज़ का माशरे के अंदर जो है कुछ लोग दौलतमंद होते हैं और उस दौलत की वजह से माशरे के अंदर उनको बड़ा जो है वो नोबल मुकाम या मुअज़्ज़ज़ माशरे के अंदर वो शुमार होने लगते हैं और उन्हीं की उस वजह से जो है वो हुकूमत हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। तो फिर उस वक्त जो है इसको कहा जाएगा अरिस्टोक्रेसी। लेकिन जब वही लोग जो हैं वो अपने अपने मकसद से हट जाएंगे और अपनी पावर को मिसयूज़ करना शुरू कर देंगे, तो फिर वो ऑलिगार्की में तब्दील हो जाएगी। वो कहते हैं कंट्रास्टिंग इट विथ अरिस्टोक्रेसी और आर्ग्यूइंग दैट ऑलिगार्की वाज द परवर्टेड फॉर्म ऑफ अरिस्टोक्रेसी। वो कहता है कि ऑलिगार्की बेसिकली है परवर्टेड फॉर्म ऑफ अरिस्टोक्रेसी, यानी असल जो निज़ाम हुकूमत है वो है अरिस्टोक्रेसी।
और ओलिगार्की उसकी परवर्टेड फॉर्म है, यानी उसकी बिगड़ी हुई शक्ल है जो ओलिगार्की है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है टोटलिटेरियनिज्म। टोटलिटेरियनिज्म क्या है जी? टोटलिटेरियनिज्म एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म वेयर द गवर्नमेंट exercises total control over all aspects of public and private life। बहुत सिंपल वर्ड के अंदर जो है बात की जाए तो बात ये है कि जो टोटलिटेरियनिज्म है या जो अथॉरिटेरियनिज्म है, ये दरअसल डिक्टेटरशिप की ही मुख्तलिफ शक्लें हैं। तो डिक्टेटरशिप जो है उसके लिए बेसिकली तो आप जनरली हम डिक्टेटरशिप को फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। तो उसकी जो फीचर्स हैं, उनके फीचर से जो है फिर मुख्तलिफ नई नई टर्म्स भी इंट्रोड्यूस होती रहती हैं। तो उसमें टोटलिटेरियनिज्म है या अथॉरिटेरियनिज्म है, तो वो कहते हैं कि एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म। तो अथॉरिटेरियनिज्म की जो एक्सट्रीम फॉर्म है, यानी उसकी आप यूँ कह लें कि बदतरीन जो शक्ल है, वेयर गवर्नमेंट एक्सरसाइजेज टोटल कंट्रोल ओवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ। तो ऐसा निज़ाम जिसमें गवर्नमेंट जो है वो लोगों की जो प्राइवेट लाइफ है और लोगों की जो पब्लिक लाइफ है, उन दोनों के ऊपर सख्त कंट्रोल हासिल कर लेती है। जब रियासत जो है या जो गवर्नमेंट है वो तमाम जो लोगों की जो सरगर्मियाँ हैं, चाहे वो उनकी प्राइवेट सरगर्मियाँ हों, उनकी जो पब्लिक सरगर्मियाँ हों, उनके ऊपर वो मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेगी। तो ऐसा सिस्टम जो है उसको उस वक्त कहा जाएगा कि डेट इज़ टोटलिटेरियनिज्म। तो टोटलिटेरियनिज्म जो है बेसिकली ये भी कोई निज़ाम हुकूमत नहीं है। ये जब कोई भी गवर्नमेंट, अच्छा इसमें ये देखिएगा कि कोई भी गवर्नमेंट वो इलेक्टेड गवर्नमेंट हो सकती है, और इलेक्ट होने के बाद जो है वो एक ऐसा रवैया अख्तियार कर लेती है जो टोटलिटेरियनिज्म के करीब है। तो हम उसको फिर टोटलिटेरियनिज्म ही कहेंगे, या उसको अथॉरिटेरियनिज्म कहेंगे, या हम उसको कहेंगे ये डिक्टेटरशिप उन्होंने कायम कर ली है। तो इस तरह जो है जब कोई गवर्नमेंट तमाम जो वसाइल उनके ऊपर काबूस हो जाती है और तमाम जो लोगों की जो एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर जो है कंट्रोल हासिल कर लेती है, और उनके तमाम जो अफेयर्स हैं, तमाम जो मामलात हैं, चाहे सोशल हैं, वो पॉलिटिकल हैं, कल्चरल हैं, इकोनॉमिक हैं, और लोगों की जो पर्सनल लाइफ है या लोगों की जो पब्लिक लाइफ है, हर चीज़ के ऊपर उसका मुकम्मल कंट्रोल हासिल हो जाता है। और उसकी मर्ज़ी के बगैर जो है लोग कोई काम नहीं कर सकते। तो इतना सख्त कंट्रोल जो होगा, जब रियासत के अंदर किसी तबके को इतनी बड़ी ताकत हासिल हो जाएगी कि वो तमाम मामला के ऊपर कंट्रोल कर लेगा, तो फिर ऐसे सिस्टम के लिए ये टर्म जो है इस्तेमाल की जाएगी, उसको टोटलिटेरियनिज्म कहा जाएगा। जी स्टूडेंट्स, द प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ पोलिटिकल सिस्टम इन विच देयर इज ओनली वन पार्टी। तो जहाँ पे टोटलिटेरियनिज्म होगा, वहाँ पे जो पार्टी सिस्टम होगा वो यूनी पार्टी सिस्टम होगा। जस्ट लाइक चाइना में यूनी पार्टी सिस्टम है, रशिया में यूनी पार्टी सिस्टम है। इस तरह जो है जो नॉर्थ कोरिया है, जो शुमाली कोरिया है, वहाँ भी जो है वो यूनी पार्टी सिस्टम है। वो तमाम रियासतें जो सोशलिस्ट हैं या कम्युनिस्ट हैं, या यहाँ पे डिक्टेटरशिप है, तो वहाँ पे यूनी पार्टी सिस्टम ही होता है। तो वही जो है वो पार्टी जो है वो मुकम्मल तौर पे वहाँ पे रूल कर रही होती है। उसी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसी के मुताबिक तमाम लोगों की सरगर्मियों को कंट्रोल किया जाता है। तो कोई ऐसा शख्स जो उस पार्टी के मैनिफेस्टो से एग्री ना करता हो, वो उस रियासत के अंदर जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता। उसके सामने सिर्फ ऑप्शन ये होता है कि या तो वो ये जो गवर्नमेंट है इसकी पॉलिसियों से, इसके मैनिफेस्टो से एग्री करे। अगर वो डिसएग्री करता है तो फिर उसके लिए उस मुल्क में रहना जो है वो इंतहाई मुश्किल हो जाता है। यानी इस कदर ज़्यादा सख्त कंट्रोल हो जाता है कि आप हुकूमत की किसी भी पॉलिसी से डिसएग्री नहीं कर सकते, चाहे वो पॉलिसी लोगों के लिए और रियासत के लिए नुकसानदेह क्यों ना हो। लेकिन जब वो पॉलिसी बना दी गई है तो लोग जो हैं वो पाबंद हो जाएंगे कि वो उसकी हाँ में हाँ मिलाएं। तो जब कोई सिस्टम इस कदर ज़्यादा ताकतवर हो जाता है तो उसके लिए फिर टोटलिटेरियनिज्म की टर्म जो है इस्तेमाल की जाती है। दोबारा इसको देखिएगा, द प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ ए पोलिटिकल सिस्टम इन विच देयर इज ओनली वन पार्टी विच हैज़ कंप्लीट पावर एंड कंट्रोल ओवर द पीपल। एक ही पार्टी को लोगों के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल हासिल हो जाता है, और उसके मुकाबले में किसी दूसरी पार्टी को बनाने की, कायम करने की
और चलाने की हरगिज़ किसी शख्स को इजाज़त नहीं होगी। तो वन पार्टी रूल जो है वो टोटलिटेरियनिज्म का दूसरा नाम है। जी, यहाँ पे इस मुख्तसर सी वीडियो का काम हुआ। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अपना भी ख्याल रखिएगा और अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।